जिसमें अभी तक नैगम नय के ज्ञान नय की अपेक्षा जो तीन भेद बतलाए थे, भूत नैगम नय, भावी नैगम नय और वर्तमान नैगम नय। बैठ जाओ। उसकी चर्चा हमारी हुई थी, उनके उदाहरणों पर हमने बात की थी और लोक में किस तरह से उसका प्रयोग पाया जाता है, ये सब चर्चाएं हमारी हो चुकी थी। किसी को इसमें कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है इस विषय के संदर्भ में? किसमें? भूत नैगम्य और वर्तमान नैगम्य के विषय में आपको स्पष्टता नहीं हो रही है। उदाहरण बनाया था भूत नैगम्य का कि कोई व्यक्ति जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा है। उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? भूत नैगम्य क्या वर्तमान, भावी नैगम्य क्या वर्तमान नैगम्य? भूत नैगम्य तो स्पष्ट है, भूत नैगम्य और वर्तमान नैगम्य तो तुम शायद प्रश्न में कंफ्यूज हो रहे हो। तुम्हारा प्रश्न होना चाहिए भावी नैगम्य और वर्तमान नैगम्य। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा जो प्रश्न है वो होना चाहिए था भावी नैगम्य और वर्तमान नैगम्य को लेके, न कि भूत नैगम्य और वर्तमान नैगम्य को लेके। लेकिन तुम्हारा जो प्रश्न है उसका ही उत्तर देते हैं ना। भूत नैगम्य से जो कार्य पहले हो चुका है उसे वर्तमान में हो रहा है ऐसा कहना। जैसे भगवान महावीर का जन्म 1000 वर्ष पहले, 2000 2500 वर्ष पहले हो चुका था, लेकिन आज कहना कि आज भगवान महावीर का जन्म कल है, मतलब जो कार्य भूत में निष्पन्न हो चुका है उसे वर्तमान में निष्पन्न कहना, वो क्या है? वर्तमान। वो भूत निगम है, जो कार्य पहले हो चुका है उसे वर्तमान में हुआ कहना, उसे क्या कहेंगे? कौन सा निगम है? भूत निगम है। और भी उदाहरण आए थे कि जो पहले जज साहब थे, लेकिन अब उनका रिटायरमेंट हो गया, किसी जज साहब का रिटायरमेंट हो गया और उनको ये कहना जज साहब। याद है उदाहरण? तो वो अभी जज हैं क्या? नहीं है। देखो उन्हें क्या कहा जा रहा है? जज साहब। ये भूत निगमने का, क्योंकि जो कार्य पहले था उसे वर्तमान, वो जज पहले थे लेकिन उसे अभी वर्तमान में कहना जज साहब। तो ये भूत निगमने का उदाहरण है। वर्तमान निगमने का क्या उदाहरण बनाया था कि जैसे कोई व्यक्ति भात पकाने के लिए, चावल को पकाने के लिए, भात बनाने के लिए, चावल कहते हैं कच्चे जो चावल होते हैं ना, उसको चावल कहते हैं, और भात कहते हैं जो पके हुए चावल को। मतलब हम और आप क्या खाते हो? चावल खाते हो क्या भात खाते हो? भात खाते हो। तो किसी व्यक्ति से पूछा कि क्या कर रहे हो? बोले भात पका रहे हैं। तो भात तो अभी है ही नहीं। आपको भूत और वर्तमान का अर्थ समझ में आया? ये जज साहब थे, भगवान महावीर का जन्म हुआ था, लेकिन भात तो है ही नहीं, वो तो अनिष्पन्न था। सॉरी, वो तो निष्पन्न था। उसे क्या कह रहे हैं? वर्तमान में निष्पन्न है, उसे निष्पन्न कह रहे हैं। ये भूत में निष्पन्न था लेकिन वर्तमान में अनिष्पन्न है, उसे निष्पन्न कह रहे हैं। और वर्तमान नैगम्य क्या है? कि वर्तमान में प्रोसेस में है, अभी निष्पन्न नहीं है, उसे निष्पन्न कह रहे हैं। तुम्हारा प्रश्न क्या है? भूत नैगम्य और वर्तमान नैगम्य के अंतर का है कि वर्तमान नैगम्य को समझने का है? हाँ। तुमको इनमें एकता क्या लग रही है? पढ़ो।
हाँ। हाँ, बताओ अब क्या समझ में नहीं आया इसमें। बोर्ड खिसकाओ जरा। थोड़ा सा आगे करो। हो गया चालू काशी। ये भूत, वर्तमान और भावी नैगम्य है, ठीक है। अब इनके कार्य की स्थिति का जरा विचार करते हैं। मूल में परिभाषा क्या है? अनिष्पन्न को क्या कहना? निष्पन्न कहना। संकल्पग्राही नैगम्य है। अर्थ नय की अपेक्षा क्या परिभाषा बनाई उसकी? अनिष्पन्न कार्य को निष्पन्नवत व्यवहार करना संकल्प के आधार पर। इसके आधार पर, संकल्प के आधार पर जो कार्य भूत में हुआ, भविष्य में होगा या वर्तमान में प्रोसेस में है, उसको क्या कहना है कि यह कार्य हुआ है। उसका नाम क्या है? भूत, वर्तमान और भावी नैगम्य। अथवा ऐसा कहो, ज्ञान नय की अपेक्षा नैगम्य के ये भेद है। चलिए उदाहरण से देखते हैं। भूत, पहले परिभाषा समझ लो। भूत नैगम्य क्या? कि जो कार्य पहले हो चुका है। कब हुआ है? भूत में निष्पन्न कार्य को, भूत में क्या हुआ था? निष्पन्न हुआ था। उसे वर्तमान में निष्पन्न कहना। कब निष्पन्न कहना? वर्तमान में निष्पन्न कहना, यही है ना। अब आप इसमें एक प्रश्न ये कर सकते हो कि आपने कहा था अनिष्पन्न कार्य को निष्पन्नवत कहना, लेकिन यहां तो ये निष्पन्न है, पहले हो चुका है ना, तो ये अनिष्पन्न कहाँ है? अरे भाई, पहले हो चुका है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बात है कि अभी वर्तमान में है क्या नहीं है, वर्तमान में हुआ क्या नहीं, वर्तमान में हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कि अभी वर्तमान में तो नहीं है ना। भगवान महावीर का जन्म कल्याणक है, तो आज है क्या भगवान महावीर का जन्म कल्याणक? आप और हम जन्मदिन मनाते हैं, तो आज हम तो 30-40 साल पहले पैदा हुए थे, आप 15-20 साल पहले पैदा हुए थे, लेकिन आज तो पैदा नहीं हुए थे ना। तो ये कार्य पहले हुआ था, वर्तमान में तो नहीं हुआ। तो अनिष्पन्न कार्य को निष्पन्नवत व्यवहार करना, तो भूत में जो कार्य हो चुका है उसे वर्तमान में कहना। कैसे परिभाषा घटित हो रही है? कि वर्तमान में निष्पन्न नहीं है, वर्तमान में हुआ नहीं। क्लियर? हाँ। तो इसीलिए तो कह रहे हैं, कार्य होगा, हुआ था, नहीं हुआ था, इसे कोई लेना देना नहीं है इसका। इसके विकल्प में तो हो रहा है ना, इसके संकल्प में, इसके समझ लो कल्पना लोक में, इसके ज्ञान में तो हो रहा है ना, उसके संकल्प में तो हुआ। ये संकल्प को अपना विषय बनाता है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि हुआ था क्या नहीं हुआ था, होगा क्या नहीं होगा, हो सकेगा क्या नहीं हो सकेगा। उसका उससे कोई प्रयोजन नहीं है। प्रश्न समझ में आया? तुमने क्या कहा? क्या कहा था? प्रश्न बोलो फिर से। तो भूत में तो नियम से हुआ होगा। ये वो जो बात कह रहे हैं ना, वो अपन भावी और वर्तमान की मुख्यता से कह रहे हैं। मतलब भूत नैगम नय में तो ये कार्य भूत में नियम से हुआ है, वर्तमान में नहीं हो रहा है। पहले हो चुका है, अभी तो नहीं हुआ।
अभी तो नहीं है ना, आप संकल्प में ही तो ये मान रहे हो ना, इसलिए भूत नैगम्य है। अभी होता तो फिर नैगम्य क्यों होता, कोई दूसरा नहीं होता। मतलब वर्तमान कार्य रूप से परिणत विषय को अपना विषय बनाता तो वो तो कोई और दूसरा नहीं होता, वो नैगम्य क्यों होता। देखिए तुम्हारे समझ में आया सम्यक, क्या पहले कार्य हो चुका है उसे अभी वर्तमान में निष्पन्न हुआ कहना, वो भूत नैगम्य है। दूसरा देखिए, वर्तमान नैगम्य क्या है, परिभाषा बोलो। कोई दूसरी परिभाषा बोलो, एक और लिखी होगी कहीं, जल्दी बोलो। नहीं मिली। हम्म, बोलो। जो आरंभ किए गए कार्य में संपन्न कार्य की तरह व्यवहार करता है उसे क्या कहते हैं, वर्तमान नैगम्य कहते हैं। तो वर्तमान में कार्य क्या हुआ है, आरंभ हुआ है। क्या हुआ है, हुआ तो नहीं है, लेकिन उसे क्या कहना, निष्पन्न कहना। ये क्या हुआ है वर्तमान में, अभी शुरू हुआ है लेकिन कार्य हुआ, अभी प्रश्न बना थोड़ी ना है, प्रश्न नहीं, अभी भात पका थोड़ी ना है, लेकिन भात पकना शुरू हो चुका है, वो प्रोसेस में आ गया। भाई भात पकाने के लिए चूल्हा चालू कर दिया, भात पकाने के लिए वो तबेले रख दिए, तबेले में पानी रख दिया है, उबलने लगा है, चावल छान कर वहीं नजदीक रख लिए, ये प्रोसेस में आ गया। ये किस में आ गया, अभी नहीं हुआ लेकिन उसे क्या कहना, निष्पन्न कहना। भात पक रहा है, भात कहाँ पक रहा है, लेकिन प्रोसेस में है ना, इसलिए उसे क्या कहा, वर्तमान नैगम्य। भावी नैगम्य ने क्या कहा था कि अतीत में, अतीत नहीं, हाँ, भविष्य में, तो अनागत कहो, आने वाले समय में जो कार्य होगा, जो कार्य क्या होगा, आने वाले समय में होगा, उसे क्या कहना, निष्पन्नवत कहना। ये तो वर्तमान में ही अनिष्पन्न है, ये तो हुआ ही नहीं है, ये तो पहले हुआ था, ये अभी प्रोसेस में है, ये तो हुआ ही नहीं है, लेकिन ये तीनों के तीनों वर्तमान में तो, वर्तमान में तो, वर्तमान में तो अनिष्पन्न है, उन्हें क्या कहा जा रहा है कि निष्पन्न कहा जा रहा है, इसलिए ये सब क्या है, नैगम्य है, इसलिए ये सब क्या है, नैगम्य है। क्लियर, हाँ जी या ना जी। उदाहरण बनाए, इसका उदाहरण बोलो, भूत नैगम्य का, जन्म कल्याणक का, और भी लिखे थे वो सब समझ लेना। इसका उदाहरण बोलो, हाँ, भात का। इसका उदाहरण बोलो, प्रस्थ का। चलिए बोलिए क्या बोल रहे हो। हम्म, 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 बढ़िया। क्या है, कल जो अपन ने विषय पढ़ा ना, आपके थोड़ा सा उपयोग या तो शिथिल रहा है। देखो 1 मिनट में सभी प्रश्नों की चर्चा फिर से कर लेते हैं। एक सामान्य से पहला प्रश्न ये पूछा था कि हमें भूत निगम नय में पहली शंका ये है, भूत निगम नय को लेकर प्रश्न क्या था कि आपने कहा कि अनिष्पन्न अर्थ को निष्पन्नवत कहने वाला नैगम्य है, लेकिन भूत का कार्य तो हो चुका है, वह अनिष्पन्न कहाँ है। इसका उत्तर जस्ट मैंने अभी आपको दिया है कि वर्तमान में नहीं हुआ है। क्या हुआ है, वर्तमान में नहीं हुआ है, इसलिए यह नैगम्य का उदाहरण बनता है। दूसरा प्रश्न ये था कि वर्तमान नैगम्य और भावी नैगम्य में अंतर समझ में नहीं आता। क्यों, क्योंकि वर्तमान में भी कार्य नहीं हुआ है और भविष्य का कार्य भी नहीं हुआ है। क्या कहा, भात भी नहीं पका है और प्रश्न भी नहीं बना है।
फिर से, भात भी नहीं पका है और पृष्ठ भी, तो वर्तमान नैगम्य और भावी नैगम्य में अंतर समझ में नहीं आता। तो उसका उत्तर ये दिया गया कि यहाँ पर कार्य की नजदीकता से और कार्य की दूरी से वर्तमान और भावी नैगम्य का विभाजन रेखा है, कि प्रस्थ बनना बहुत दूर है लेकिन भात पकना बहुत निकट है। तो निकटता और दूरी के आधार पर इन दोनों में क्या है कि अंतर है। बात समझ में आई आपके? भात तो बस चुटकियों में बनने ही वाला है, लेकिन प्रस्थ तो अभी लकड़ी कटी तक नहीं है, लकड़ी काटने जा रहा है। ये समझ लो, बच्चा पैदा होते ही क्या बनना है भाई, कि डॉक्टर साहब बनना है। तो कौन हो कि डॉक्टर साहब, ये लक्षण दिख रहे हैं इसके, वो भावी नैगम्य है। वो कौन सा नैगम्य है? और जो अभी ये एमबीबीएस कर रहे हैं वो कौन सा नैगम्य है? वर्तमान नैगम्य। तो इन दोनों में किसके आधार पर अंतर है? दूरी और कार्य की दूरी और निकटता के आधार पर इनमें अंतर है। क्लियर? हाँ जी या ना जी? एक प्रश्न भावी नैगम्य को लेकर खड़ा किया था कि आपने कहा कि मैं शास्त्री हूं या मैं डॉक्टर हूं, इस आधार पर कहना कि ये भविष्य में बनेगा, तो भविष्य में होगा ही, इसकी क्या गारंटी है? क्या कहा था? भविष्य में होने वाले कार्य को वर्तमान में कहना, तो भविष्य में ये कार्य होगा, इसकी क्या गारंटी है? तो क्या उत्तर दिया था भाई? ये कहा उसके लिए, समझाने के लिए, भाई नैगम नय को इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो कार्य होगा क्या नहीं होगा, और बाई चांस ना भी हो, बाई चांस ना भी हो, लेकिन इसका और बहुत सारे नहीं होते। हम नाना प्रकार के संकल्प विकल्प करते हैं, उसमें से कितने संकल्प पूरे होते हैं और कितने विकल्प हमारे पूरे होते हैं कि ना के बराबर, दो चार छह जाके वो संकल्प और विकल्प हमारे पूरे होते हैं। लेकिन वो कार्य होगा नहीं होगा, इससे भावी नैगम्य का कोई संबंध नहीं है। वो तो वर्तमान में संकल्प किया ना, उसको अपना विषय बनाता है। कार्य के होने नहीं होने का इससे कोई लेना देना नहीं। क्लियर हुआ? हाँ जी या ना जी? चलिए इसको साफ कर दे। नहीं कर देता, बैठो। तो ये ज्ञान नय की अपेक्षा अभी हमने, अब अर्थ नय की अपेक्षा इनके भेद प्रभेद, उसके पहले परिभाषा देख लो। परिभाषा ये बनाई थी कि जो एक को नहीं दो को विषय बनाता है। क्या लिखा था? जो एक को नहीं दो को विषय बनाता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, अर्थ नय की अपेक्षा नैगम नय कहते हैं। क्लियर? एक को नहीं दो को विषय बनाता है, क्या मतलब है इसका? ये मतलब है कि जो संग्रह नय के विषय को और व्यवहार नय के विषय को, संग्रह नय का विषय क्या? अभेद। और व्यवहार नय का विषय क्या? भेद। जो एक को नहीं, एक मतलब अकेला संग्रह नहीं, एक मतलब अकेला व्यवहार नहीं, किसको विषय बनाता है? कि संग्रह के अभेद को और व्यवहार के भेद को, दोनों को विषय बनाता है। उसका नाम क्या है? अर्थ नय की अपेक्षा नैगम नय। क्लियर हुआ सबके? हाँ जी या ना जी? कैसे विषय बनाता है? कैसे विषय बनाता है? चलिए मुख्य गौण करके। कैसे विषय बनाता है? कि मुख्य गौण करके। कैसे विषय बनाता है? चूंकि अर्थ नय की अपेक्षा बात कर रहे हैं, तो अर्थ किसे कहते हैं? अर्थ किसे कहते हैं? द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु, ये क्या है? अर्थ है। द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु, ये क्या है? अर्थ नय। और अर्थ नय इस अर्थ को विषय बनाएगा। किसको विषय बनाएगा? द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु को विषय कौन बनाएगा? अर्थ नय। अब वो कैसे बनाएगा? तो कहा ना कि जो एक को नहीं दो को विषय करता है, मतलब वह संग्रह नय के अभेद को और व्यवहार नय के भेद को, दोनों को विषय करता है। कैसे करता है? कि मुख्य और गौण से। कैसे करता है? मुख्य और गौण से। कैसे करेगा? उदाहरण बोलिए फटाफट। हाँ, ठीक है, आगे बोलो। ठीक है, और उदाहरण बोलिए। हम्म, देखो क्या उदाहरण बनाया?
जो, इसका देखो, जो संसारी मुक्त दो प्रकार का जीव कहा जा रहा है, यह क्या है? जीव है। ठीक है, इसका उदाहरण बोलो। जो जीव है वह क्या है? संसारी और मुक्त दो प्रकार का जीव है। क्या किया इसने? इसका विषय अकेला अभेद नहीं है। किसका? संग्रहणय का, सॉरी, नैगम्य का। ऐसे इसका विषय अकेला भेद नहीं है। इसका विषय कौन है? भेद और अभेद दोनों है। लेकिन कैसे? भेदाभेद एक साथ नहीं, भेदाभेद एक साथ नहीं। जब भेद को विषय बनाएगा उस समय अभेद को गौण कर देगा, और जिस समय अभेद को विषय बनाएगा उस समय भेद को। यदि भेद और अभेद दोनों को विषय बना ले तो प्रमाण हो जाएगा। भेदाभेद दोनों को विषय बना ले तो क्या हो जाएगा? कि प्रमाण। और यदि अकेला भेद को विषय बनाए तो व्यवहार नय है, और अकेला भेद को विषय बनाए तो वह तो संग्रह नय है। यह भेद और अभेद दोनों को विषय बनाता है, लेकिन कैसा? कि मुख्य गौण करके। कैसा? कि मुख्य गौण करके। जैसे संग्रह नय के विषय को विषय बनाने वाला नैगम्य क्या कह रहा है? कि जो संसारी मुक्त दो प्रकार का जीव है वह कौन है? कि एक जीव है। तो संसारी और मुक्त को तो कर दिया गौण, और किसको मुख्य कर दिया? अभेद को, जीवत्व को मुख्य कर दिया। ऐसे ही नीचे देखो कि जो यह जीव है वह संसारी और मुक्त दो प्रकार का है, तो यहां पर अभेद को कर दिया गौण और भेद को कर दिया मुख्य। बात समझ में आई क्या नहीं? हाँ जी या ना जी? ई सामान्य से इसकी परिभाषा है, जो एक को नहीं दो को विषय बनाता है। मतलब क्या? कि जो संग्रह ने और व्यवहार ने के विषय दोनों को युगपत मुख्य और गौण तरीके ग्रहण करता है, उसे नैगम नय कहते हैं। किसकी अपेक्षा? की अर्थ नय की अपेक्षा। क्लियर? समझ में आया आपके? हाँ जी या ना जी? चलिए, अब दूसरा देखो, इसके भेद प्रभेद की बात हुई थी। किसकी बात हुई थी? भेद और प्रभेद की। पहला भेद बताया था उसका द्रव्य संग्रहण है। पहला कौन सा? द्रव्य संग्रहण है, यही है ना? हाँ, द्रव, द्रव नैगम्य, ठीक है। दूसरा पर्याय नैगम्य, और तीसरा द्रव्य पर्याय नैगम्य। क्लियर? हाँ जी या ना जी? द्रव नैगम्य किसे कहेंगे? कि जो दो द्रव्यों में एकत्व का संकल्प करता है। जो क्या करता है? दो धर्मियों में, दो द्रव्यों में एकत्व का संकल्प करता है, उसे द्रव्य नैगम्य कहा। पर्याय नैगम्य क्या है? जो धर्म और धर्मों में, पर्याय नैगम्य किसे कहा? जो धर्म और धर्मों में। देखो, धर्म कौन होते हैं? कि गुण और पर्याय दोनों को धर्म कहते हैं। तो जो धर्म और धर्मों में क्या करता है? एकत्व का संकल्प करता है, उसे क्या कहते हैं? पर्याय नैगम्य। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा? क्या सा पहला वाला आ गया? जो दो द्रव्यों में एकत्व का संकल्प करता है वो कौन है? द्रव्य। और पर्याय नैगम्य जो दो धर्मों में, पर्याय दो प्रकार की होती, सहभावी और क्रमभावी। सहभावी पर्याय मतलब गुण, और क्रमभावी पर्याय मतलब क्षणिक पर्याय। तो दोनों आ जाएंगी। दोनों को क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म। चलो, धर्म शब्द ना बोल के मैं ये कहता हूं जो दो पर्यायों में एकत्व का संकल्प करता है। अब सरल हो गया? ठीक है। तो जो दो धर्मों में एकत्व का संकल्प करता है वह है पर्याय नैगम्य। तीसरा देखिए, द्रव्य पर्याय नैगम्य। जो द्रव्य में और पर्याय में, धर्मी में और धर्म में एकत्व का संकल्प करता है वह है द्रव्य पर्याय नैगम्य। क्लियर? हाँ जी या ना जी? हाँ, देखो, कल मैंने आपसे अंतिम में कहा था कि हम इनके उदाहरणों पर चर्चा करेंगे आज की कक्षा में। ख्याल में है क्या? नहीं है? लेकिन आगम में इनके ऐसे कोई मतलब केवल नामों का ही उल्लेख मिलता है, और दादा ने भी यहाँ नए चक्र में इनके केवल नामों का ही उल्लेख किया है, और इनका कोई ऐसा प्रयोगात्मक रूप स्पष्ट भी नहीं होता। फिर से बोल रहा हूँ, क्या कहा अभी जस्ट मैंने? कि जो अर्थ नैगम्य की अपेक्षा ये जो भेद हो रहे हैं उनके कोई प्रयोगात्मक भेदों का कोई प्रयोगात्मक विश्लेषण या उनकी व्याख्या कोई अलग से, मतलब उनकी कोई ऐसी खास व्याख्या आगम में नहीं है।
और दादा ने अभी अपने इस नए चक्र में नहीं की है। संजीव जी भाई साहब ने थोड़ी सी व्याख्या अपने व्याख्यान में की है, लेकिन उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अपन प्रयास करते हैं। प्रयास करने का मतलब ये है कि कोशिश करते हैं, यदि शूट होती है तो ठीक है, नहीं तो निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्ञजन, ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन। तो प्रयास मात्र है, क्योंकि इनका प्रयोग लौकिक दृष्टि से समझ लो उतना दुरूह है, उतना कठिन है। वैसा वो प्रयोग समझ में भी नहीं आता और वैसा वो प्रयोग होता भी नहीं है। केवल इनके नामों का ही हम समीचीन ज्ञान कर लें, नामों को ही याद कर लें, नामों को ही पहचान लें, तो भी काम हो सकता है। फिर भी थोड़ा सा प्रयास करते हैं इनको समझने का। पहला लिखा था द्रव्य निगम ने। तो द्रव्य निगम ने किसे कहा कि जो दो धर्मियों में एकता का संकल्प करता है वह है द्रव्य निगम ने। दो धर्मियों में एकता का संकल्प कैसे करेगा? दो धर्मी मतलब दो द्रव्य, दो धर्मी मतलब दो द्रव। जैसे लौकिक में हमें दो लोगों में एक जैसी विशेषता दिखती है, दो लोगों में कैसी एक जैसी विशेषता, तो हम क्या कहते हैं, भाई ये दोनों एक ही हैं। किसी की खास मित्रता हो ना, तो एक के बिना दूसरे का जीना कैसा हो जाए कि बहुत कठिन हो जाए, दुष्फल हो जाए। तो क्या कहते हैं कि भैया ये दोनों क्या हैं, तो दो लोगों में क्या कर दिया, एकत्व का संकल्प कर दिया। जैसे आप समझ लो 10 लक्षण में भी व्याख्यान करने कहीं जाओगे तो किसी ने मांग की कि इन पंडित जी को ही भेजना, उनकी जगह किसी और को भेज दिया। मांग क्या की थी, भैया इनको भेजना, और उन्होंने इनकी जगह किसको भेज दिया, किसी और पंडित जी को। तो वहाँ से फ़ोन आया कि हमने तो उनको बुलाया था, हमने उनको सुना था बोलते हुए, वो बहुत अच्छा बोलते हैं। तो फिर यहाँ से फ़ोन करके क्या कहा गया, भैया आप निश्चिंत रहो, ये दोनों एक ही जैसे हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। आपको जो मज़ा वहाँ आया था वैसा ही आपको आनंद इनके स्वाध्याय, इनके प्रवचन, इनके कक्षा में ही आएगा। किसी काम के लिए कहा कि भैया उसको भेज देना, अब वो कहीं व्यस्त था तो किसी और को भेज दिया गया। भैया उसको क्यों भेजा, उसको क्यों नहीं भेजा, भैया आपका काम हो जाएगा। दोनों कैसे हैं, एक ही हैं। दोनों की क्षमताएं, दोनों की समझ लो व्यवहार, दोनों का वार्तालाप कैसा है, एक। तो दो द्रव्यों में एकत्व का संकल्प, समझ में आया? हाँ जी, हाँ। तो असमान जाति के द्रव्यों में कर लो। हाँ, क्यों कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा? तो भाई नयों का विषय ही ये है कि वस्तु को विभिन्न दृष्टिकोण, विभिन्न नजरियों से देखना। हाँ, व्यवहार न्याय भी तो कहता है देह को आत्मा असद्भुत व्यवहार न्याय। तो वस्तु का को कॉन्सेप्ट ही ये है कि वस्तु को अलग अलग नजरिए से देखना। ठीक है, देखिए दूसरा, हाँ, पर्याय नैगम्य। तो जो दो पर्यायों को, दो धर्मों को क्या कहता है, एकत्व का संकल्प करता है। दो धर्मों में एकत्व का संकल्प कैसे करेगा, कि जैसे मान लो हवा चल रही है, ये हवा तो दिखती थोड़ी ना है, हवा दिखती थोड़ी ना, तो हवा के स्पर्श है। और आपने कहा ये जो हवा है, ये जो स्पर्श रूप हवा, ये जो हवा है इसके रंग भी है। इसके क्या है, ये रंग। तो आपने स्पर्श और रंग में किसका संकल्प कर दिया, एकत्व का। और देखो सरल करते हैं इसको, ये जो सम्यक दृष्टि पुरुष हैं ये सम्यक ज्ञानी भी हैं। सम्यक दृष्टि पुरुष कौन है, तो सम्यक दृष्टि को सम्यक ज्ञानी कैसे कह रहे हो, भाई जिसके सम्यक दर्शन होता है उसके ज्ञान गुण की भी। तो सम्यक श्रद्धा और ज्ञान में क्या कर दिया आपने, एकत्व का संकल्प कर दिया। इसे कहा ये जो मिथ्या दृष्टि है ये मिथ्या ज्ञानी भी है। ये मिथ्या दृष्टि वो मिथ्या ज्ञानी कैसे होगा, तो भाई क्या किया आपने कि मिथ्या दृष्टि में और मिथ्या ज्ञान में, मिथ्या दर्शन में और मिथ्या ज्ञान में एकत्व का संकल्प कर दिया। बात समझ में आती है क्या नहीं आती है? हाँ जी या ना जी? चलिए, और तीसरा देखिए, धर्म व धर्मी में। अब देखो कितने समझदार हो आप लोग, ये कितने इंटेलिजेंट हो।
कि ये प्रयोग ना यहाँ पर लिखा हुआ है, ना ये प्रयोग आपको कहीं और पढ़ने में आएगा। आपने गलती से भी कलम उठाकर लिख लिया हो, और मैं भी कह रहा हूँ 100% गारंटी से, यदि मैं अभी पूछ लूँ तो आप में से 1 या 2 विद्यार्थी ही इस बात को दोहरा सकते हैं। कहो तो प्रयोग करके दिखाऊं। लेकिन फिर भी लिखने का विचार और विकल्प आपके नहीं आया। बढ़िया है। चलिए तीसरा देखिए, द्रव पर्याय नैगम्य। कौन सा नैगम्य? द्रव पर्याय, जो द्रव्य और पर्याय में, जो धर्म और धर्मी में एकत्व का संकल्प करता है। धर्म और धर्मी में एकत्व का संकल्प कैसे करेंगे? जैसे ही कहा कि पुद्गल है वह रूपी है, पुद्गल वह रूपी है, तो रूपी क्या है? रूपी धर्म है, और पुद्गल क्या है? धर्मी है। तो धर्म और धर्मी में एकत्व का संकल्प। चेतन जीव कौन है? कि चेतना स्वरूप है। तो जीव कौन है? द्रव्य है। और चेतना क्या है? कि उसका धर्म है। तो चेतन द्रव्य में, चेतन धर्मी में, और चेतना पर्याय में एकत्व का संकल्प किया। बात समझ में आई आपको? धर्म और धर्मी में एकत्व का संकल्प करने वाला यह द्रव पर्याय नैगम्य। तो नैगम्य के इस तरह से ये 3 भेद किए हैं, द्रव नैगम्य, पर्याय नैगम्य और द्रव पर्याय नैगम्य। आइए एक बार पढ़ते हैं इनको। आप तीसरा वाला तो सबसे सरल था। जैसे पुद्गल द्रव्य है, धर्मी है, उसका धर्म क्या है? रूप, स्पर्श मान लो। तो जो स्पर्श वाला है वो कौन है? ये पुद्गल है। तो आपने उसके स्पर्श धर्म में और पुद्गल धर्मी में एकत्व कर दिया। देखिए, उक्त कथन पर ध्यान देने से एक बात स्पष्ट होती है कि इस दृष्टिकोण से देखने पर इसमें 3 बातें मुख्य हैं। नंबर 1, 2 धर्मियों में एकता का संकल्प। नंबर 2, 2 धर्मों में एकता का संकल्प। और नंबर 3, धर्म व धर्मियों में एकता का संकल्प। उसके पहले देखो एक बार परिभाषा और देखो, जो आचार्य विद्यानंदी ने तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में लिखी है। नैकम गमो नैगमः, इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो एक को विषय नहीं करता उसे नैगम नय कहते हैं। अर्थात जो मुख्य गौण रूप से 2 धर्मों को, 2 धर्मियों को अथवा धर्म व धर्मी दोनों को विषय करता है वह नैगम्य है। मुख्य गौण से कैसे? 2 धर्मों को, तो कौन होगा 2 धर्मों वाला? पर्याय। 2 धर्मियों को वो द्रव्य, धर्म व धर्मी को वह कौन होगा? द्रव पर्याय। ने को विषय करता है वह नैगम्य है। चलिए 2 लाइन छोड़कर पढ़िए। उक्त तीनों बातों को ध्यान में रखकर द्रव्य गुण पर्याय सभी को विषय बनाने वाले इस व्यापक नय को मुख्यतः 3 भेदों में विभाजित किया जा सकता है। द्रव्य नैगम्य, पर्याय नैगम्य और द्रव पर्याय नैगम्य। 2 धर्मियों में एकता के संकल्प का नाम ही द्रव्य नैगम्य है। इसके 2 भेद किए हैं, शुद्ध द्रव्य नैगम्य और अशुद्ध द्रव्य नैगम्य। अभी द्रव्य नैगम्य समझ में आया आपके? जो किसमें? धर्मी धर्मी में एकता का संकल्प करता है, 2 धर्मियों में परस्पर में एकता का संकल्प करता है। उसके 2 भेद किए, एक तो शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। क्या अंतर होगा शुद्ध और अशुद्ध में? कि जो शुद्ध द्रव्यों में परस्पर एकता का संकल्प करता होगा और जो अशुद्ध द्रव्यों में परस्पर एकता का संकल्प करता होगा। चूंकि इसका उदाहरण और इसकी व्याख्या उस व्याख्यान में भी नहीं थी, और मुझे थोड़ा सा कुछ ख्याल में आ रहा है, मैं सिर्फ उसको कहने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन सुधी सुधार पढ़ो सदा। शुद्ध द्रव्य में एकता का संकल्प कैसे करेंगे? उसी जाति का द्रव्य, ये शायद शुद्ध द्रव्य का अर्थ होगा। क्या होगा? उसी जाति का द्रव्य, ये क्या होगा? शुद्ध द्रव्य होगा। या दूसरा ऐसा समझना, जैसे परमाणु और परमाणु, 2 परमाणु, परमाणु अपने आप में शुद्ध द्रव्य है और स्कंद कैसा है? कि अशुद्ध द्रव्य है। क्यों? क्योंकि मिलावट का नाम अशुद्धता है।
तो स्कंद तो दो या दो से अधिक परमाणुओं के मेल का नाम है। स्कंद किसे कहते हैं? जो दो या दो के परमाणुओं से मिलकर मिलता है, अधिक परमाणुओं से मिलकर बनता है, वो स्कंद है। तो शुद्ध तो है परमाणु और अशुद्ध तो है स्कंद। तो परमाणु और परमाणुओं में एकता का संकल्प करने वाला शुद्ध होगा, और जो स्कंद और स्कंद में एकता का संकल्प करेगा वो कौन होगा? अशुद्ध द्रव नैगम्य हो। अथवा जो अभी दूसरा पहले कहा था कि जो जीव और जीव में अथवा पुद्गल और पुद्गल में एकता का संकल्प करेगा वो कौन होगा? शुद्ध। अथवा जो जीव और पुद्गल में एकता का संकल्प करेगा वो कौन होगा? अशुद्ध। मैंने पहले ही कहा था इसका विश्लेषण नहीं मिलता है और इसका प्रयोग भी ऐसा बहुत कठिन सा है, इसलिए नामों का ही हमको जानकारी हो जाए तो भी हम अपना काम कर सकते। इसलिए मैंने आपको दो तरीके से बताया, दो में से क्या सही है, इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है, वो विचारणीय है। अगला देखिए, एकता का संकल्प, दो परमाणुओं को एक कहना, दो परमाणुओं को एक कहना, ये दोनों एक जैसे ही है ऐसा, इसलिए कहा ना, वो दूसरा ऑप्शन भी रखा था फिर अपन ने, जीव और पुद्गल वाला। चलिए अब देखिए, धर्मों में एकता के संकल्प का नाम पर्याय नैगम्य है। द्रव नैगम्य धर्मी में करता था एकता, पर्याय नैगम्य क्या करेगा? धर्मों में एकता करेगा। अब पर्याय कितनी होती हैं? ये दो प्रकार की पर्याय होती हैं, एक अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। तो इनके आधार पर इसके तीन भेद बना दिए। तो देखिए, दो धर्मों में एकता के संकल्प का नाम पर्याय नैगम्य, ऐसे आपको याद रह जाएंगी। इसके तीन भेद हैं, एक अर्थ पर्याय नैगम्य और एक व्यंजन पर्याय नैगम्य, और तीसरा दोनों को मिला दो, अर्थ व्यंजन पर्याय नैगम्य। अगला देखिए, अब इसके उदाहरण मतलब मैं प्रयास भी नहीं कर रहा हूं और विचारना, आप तो नामों को ही याद कर लो, इतना ही पर्याप्त है। धर्म और धर्मी में एकता के संकल्प का नाम द्रव पर्याय नैगम्य है। कैसे? कि शुद्ध द्रव्य पर्याय धर्म और धर्मी में, तो धर्म कितने कहे थे? कि दो प्रकार से धर्म कहे थे, शुद्ध और अशुद्ध। और नहीं, धर्मी कितने कहे थे? कि दो प्रकार से कहे थे, शुद्ध और अशुद्ध। द्रव्य कितने प्रकार से कहे थे? शुद्ध और अशुद्ध। तो पर्याय कितने प्रकार से कही थी? वो भी दो प्रकार की होती हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। तो इन दोनों को मिला दो तो द्रव पर्याय नैगम्य के कितने भेद हो जाएंगे? ये चार। तो शुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय नैगम्य, अशुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय नैगम्य। ऐसी शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय नैगम्य और अशुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय नैगम्य के संपूर्ण भेद प्रभेदों को निम्नलिखित चार्ट के माध्यम से भी भली भांति समझा जा सकता है। देखो, कॉमन से यदि आपसे पूछते हैं ना, जनरल हमसे जो गलती होती है कि नैगम्य के कितने भेद हैं, तो क्या बताते हैं हम? कि तीन भेद हैं, क्या 12 भेद हैं? नैगम्य, जब ये पूछा जाए कि नैगम्य के ज्ञाननय की अपेक्षा कितने भेद हैं, तो तीन। अथवा नैगम्य के अर्थनय की अपेक्षा कितने भेद हैं, तो कितने? कि 9। और नैगम्य के कितने भेद हैं? कि 12। कैसे भेद प्रभेद? ज्ञाननय की अपेक्षा 3 भेद हैं, भूत नैगम्य, वर्तमान नैगम्य और भावी नैगम्य। अर्थ नय की अपेक्षा उसके मुख्य 3 भेद किए, द्रव पर्याय और द्रव पर्याय। अब द्रव नैगम्य के 2 भेद किए, शुद्ध और अशुद्ध, और पर्याय नैगम्य के 3 भेद किए, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय और अर्थ व्यंजन पर्याय नैगम्य। और अर्थनय की अपेक्षा द्रव पर्याय नैगम्य के 4 भेद किए। कितने भेद किए? शुद्ध द्रव अर्थ पर्याय, अशुद्ध अर्थ द्रव पर्याय, शुद्ध व्यंजन द्रव पर्याय और अशुद्ध व्यंजन द्रव शब्द अशुद्ध व्यंजन पर्याय। फिर से, शुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय, अशुद्ध अर्थ पर्याय, ऐसी शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय और वैसी अशुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय। बात समझ में आई? देखिए, शुद्ध अशुद्ध द्रव्य पर्याय नैगम्य, शुद्ध अशुद्ध ऐसी द्रव व्यंजन पर्याय नैगम्य। विचार न कहीं पढ़ने को मिले तो बताना। चलिए,
क्योंकि देखो द्रव्य में भी शुद्ध अशुद्ध एक भेद नहीं किया था, शुद्ध और अशुद्ध दो ही किए थे। अब कर क्या दे, यदि हो कहीं तो ठीक है, नहीं तो यदि कोई विषय ऐसा बनता है तो फिर कर भी सकते हैं। जैसे पूछा था ना, गुणार्थिक नय क्यों नहीं है, बोले करना हो कर लो। ये नहीं कहा था वहां, वहां ये कहा था कि गुणार्थिक नय का विषय अभेद से द्रव्यार्थिक में और भेद से पर्यायार्थिक नय में वहां कहा था निश्चय व्यवहार के प्रकरण में कि आपने अशुद्ध निश्चय नय बनाया, एक देश शुद्ध निश्चय नय बनाया, तो एक देश अशुद्ध निश्चय नय क्यों नहीं बनाया? बोले उसकी आवश्यकता नहीं है, यदि तुम्हें बनाना हो सो तुम बना लो। इस प्रकार यदि उसका विषय हो और इनमें किसी में सम्मिलित नहीं हो रहा हो तो बना सकते हैं। लेकिन आचार्यों की कलम से शायद ही कोई चूक जाए, कोई छूट जाए तो है, या बुद्धिपूर्वक उनको वो आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती होगी। इस प्रकार ज्ञान नय की अपेक्षा 3 भेद एवं अर्थ नय की अपेक्षा 9 भेद, कुल मिलाकर नैगम नय के 12 भेद हो जाते हैं। इन सब की विशेष जानकारी के लिए श्लोक वार्तिक आदि ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। आप फिर प्रयास करना, यदि श्लोक वार्तिक में कुछ खास इसके संदर्भ में मिले तो बताना। विस्तार वैसे यहाँ इससे अधिक लिखना इष्ट प्रतीत नहीं होता। उक्त संपूर्ण विवेचन पर सूक्ष्म दृष्टि डालने पर प्रतीत होता है कि नैगम नय अत्यंत व्यापक नय है, बहुत फैला है, बहुत फैला है। इसके पेट में द्रव्य गुण पर्याय रूप अर्थात्मक सत, जो वस्तु है सत स्वरूप से वो तो है ही, एवं भूत भविष्य और वर्तमान रूप ज्ञानात्मक असत। क्या? द्रव्य गुण पर्यायात्मक सत्य जगत और भूत भविष्य वर्तमान रूप ज्ञानात्मक असत जगत सब कुछ समाया हुआ है। इस तरह ये जो नैगम नय है ये बहुत विस्तार वाला है। हमने इसकी जो चर्चा पूरी की है, इसको आप पढ़ना पुनः, यदि कोई चर्चा रह जाए तो आप बताना, उस पर कोई शंका आशंका कोई जिज्ञासा हो तो वो रखना। कल से संग्रह नय की चर्चा आरंभ करेंगे। अभी ब्राह्मण